चंद उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। और ऐसा हो गया और ऐसा होगा। और आज उन उद्योगपतियों ने इस देश में एक अघोषित लूट मचा रखी है। अघोषित लूट मची हुई है जो आम जनता को दिखाई नहीं। आज एक छोटे से किसान का कर्जा माफ होता है, पूरे देश में तहलका हो जाता है, किसानों को सारे रेट क्यों दिया है। लेकिन आज उन जो कुछ चंद उद्योगपति हैं वो एक सिस्टम का पार्ट बनकर जो इस देश की राष्ट्रीय संपदा को लूट रहे हैं, और उसके लिए सरकारी तंत्र के द्वारा भी ऐसी व्यवस्था दे रखी है। अभी 2016 में एक बैंकरप्सी कानून बना, NCLT का एक गठन हुआ और उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी कि यदि व्यक्ति के पास 2000 करोड़ का सार्वजनिक कर्जा है, चाहे वो सरकारी बैंकों का हो या प्राइवेट व्यक्तियों का हो, उसने उसकी यदि संपत्ति 500 करोड़ की है तो NCLT एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करके और प्रोपोर्शनेटली उनको डिवाइड कर देंगे। ऐसी स्थिति में जो 500 करोड़ की संपत्ति से 200 करोड़ की पूर्ति हो रही है और 1500 करोड़ का अघोषित रूप से लाभ उस उद्योगपति को मिल रहा है, और आज वो एक सिस्टम में रहकर ये चीज़ कर रहे हैं। इस सिस्टम की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा सकता है और किस तरह की शासन तंत्र की आंख खोली जा सकती है? बैठ दिशाहीन में एडजेक्टिव का प्रयोग करता हूँ, विशेषण का। दिशाहीन व्यापार तंत्र और प्रचार तंत्र, यही शासन तंत्र की रीढ़ है या नहीं? रीढ़ की हड्डी कौन है? दिशाहीन प्रचार तंत्र और व्यापार तंत्र, इन्हीं के बल पे शासन चलता है आजकल। अब हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का अनुपात रेशियो क्या था महाभारत शांति पर? मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण शिक्षाविद जैसा होना चाहिए। ब्राह्मणों का काम क्या है? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रज्ञा के बल पर उद्भाषित करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विस्तृत करना, ये ब्राह्मण के मुख्य 3 काम। हमने क्या बताया आपको? 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत्र मंत्रिमंडल में महाभारत के अनुसार। अब देखिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, सारे प्रकल्प संस्कृति मंत्री, सूतकार सांस्कृतिक मंत्री। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, कृषि गौरव से वाणिज्य, ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। 3 शूद्र, सेवा आदि के प्रकल्प, 1 सूत सांस्कृतिक मंत्री। उसमें भी कैबिनेट मंत्री 7 होना चाहिए, महाभारत में लिखा। ये जो मंत्रिमंडल में रेशियो था, 21 वैश्य का अर्थ 21 पीढ़ी के लिए 1-1 वैश्य घर भरें, ये नहीं। देश की सबसे अधिक व्यवस्था किस पे? अर्थ पे दी गई है नहीं? 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय और 21 वैश्य, तो अर्थव्यवस्था को कितना महत्व दिया महाभारत में? दिया या नहीं? 3 शूद्र, 1 सूत्र, और वो समष्टि हित से हमारा व्यष्टि हित, व्यक्तिगत हित होगा ही। समष्टि हित से व्यष्टि हित होता ही है। समष्टि के पोषण में ये मंत्रिमंडल के स्वरूप हैं। तो कोई ये जो अनुपात है, रेशियो, इससे किसी की हो कितना समृद्ध रहा होगा देश, कितना व्यवस्थित रहा होगा, इन सब को नकल करने की आवश्यकता है। और जो दिशाहीन शासन तंत्र है, व्यापार तंत्र है, वो सबको हम लोग समझते हैं। वैसे संकेत करते समीक्षक भी कम होते हैं। अपने तो पेट भरने से फुर्सत नहीं, परिवार से फुर्सत नहीं। समीक्षक भी कम होते हैं, लेकिन सहयोगी तो बहुत कम होते हैं। सहयोगी बहुत कम होते हैं। बहुत से तो परीक्षक होते हैं, देखें ये सफल होते हैं या नहीं, सफल होते हैं या नहीं। बहुत से टांग खींचने वाले होते हैं, लेकिन जिनसे भगवान को जो कराना होता है कर ही लेते हैं। एक मैं संकेत करता हूँ, रोग के प्रभाव को रोग समझ कर चिकित्सा की जाएगी, वो कितने प्रतिशत सफल होगी? बोलो आप। रोग के प्रभाव को रोग समझ कर जब चिकित्सा की जाएगी तो कितने प्रतिशत चिकित्सा सफल होगी? कम या ज़्यादा? कम। रोग के प्रभाव को
रोग समझकर जब चिकित्सा की जाएगी तो कम हो कम होगी, और रोग को परख करके रोग की चिकित्सा की जाएगी तो सफलता मिलेगी। ये सब जो आप कह रहे हैं ना, ये सब रोग नहीं है, रोग का प्रभाव। रोग क्या है? व्यासपीठ हम लोगों की जो परंपरा, उसकी उपेक्षा, धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व विहीनता, मठ मंदिर हमारे दुर्ग और किले हैं, उन पे भी सरकारी नियंत्रण कब्जा, तो व्यासपीठ को दिशाहीन कर देना, अपने वशवर्ती बना के प्रचारक बना देना, और शासन तंत्र दिशाहीन, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट में पड़ जाना, और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य न होना। व्यासपीठ और शासन तंत्र की दिशाहीनता मूल समस्या है। अब जितनी समस्या कह रहे हैं ना, वो समस्या नहीं है, वो तो रोग के प्रभाव की तरह से है। एक एक, जैसे गोरक्षा में जिन्होंने गाय के लिए प्रयत्न किया, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं भी 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में 66 में रहा हूँ, 7 नंबर के गोली मुझे नहीं लगी, बेहोश तो मैं भी हो गया था। शंकराचार्य के पद पर तो नहीं था उन दिनों, लेकिन हमने कहा कि गाय बचाओ, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ। एक एक क्रांति आई, अब नष्ट हो गई। एक एक मोर्चे पर अगर आप एक एक समस्या के समाधान के लिए मोर्चा बनाएंगे, कितने आपके पास व्यक्ति, बिखर जाएगी शक्ति। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या को समझे बिना रोग के प्रभाव को रोग मान करके सफलता नहीं मिलती है। सन 66 से लेकर अब तक भारत में जितनी गतिविधि हुई है, कहीं न कहीं मैं था किनारे, एक ही में मैं था आगे, उसमें हमें भगवान के पास पूर्ण सफलता मिली। राम सेतु टूट नहीं पाया। करुणानिधि ने, सोनिया जी ने, मनमोहन जी ने शिलान्यास किया था तोड़ने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। हम कूद पड़े, वो लोग सफल नहीं हुए। आज राम सेतु सुरक्षित है। बाकी 66 से जितने अभियान चले हैं सब मेरी जानकारी में। 60 वर्ष मुझे बाबा हुए हो गए, लेकिन 66 से जितने, 60 में बाबा हुआ था, 66 से जितने अभियान चले हैं सब में कहीं ना कहीं मैं था। वो सब चले क्या मालूम? एक एक समस्या का मूल समस्या पर लक्ष्य नहीं है, ध्यान नहीं है कि कहाँ स्विच दबा दें। ये बल्ब जल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, पंखा हाथ से छूने लगे, बंद करो, स्विच कहाँ है तो देखो ना। तो हम लोग स्विच पर ध्यान देते हैं कि कहाँ से ऑन करने पर, ऑफ करने पर, चालू करने पर, बंद करने पर काम बनेगा। हम एक एक समस्या का समाधान नहीं करते, हम स्विच पर ध्यान देते हैं, मूल क्या चीज़। तो व्यासपीठ में दिशाहीनता, एक भी व्यक्ति अगर ठीक ठाक हो गया, व्यासपीठ से अपने दायित्व का निर्वाह करने लगा तो 1000 की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा था ना श्री रामानुजाचार्य आदि, एक शंकराचार्य खड़े हो गए, अब 10 उनके साथ और जुड़ गए, सबको बटोरने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यासपीठ से 4 भी खड़े हो गए, 3 भी खड़े हो गए, प्रयास तो करना चाहिए, पर यह नहीं कि सभी संत एक हो जाएंगे तब हम काम करेंगे, काम करना चाहिए। दूसरी बात है कि क्रांति का स्रोत क्या है मालूम है? सबसे प्रथम क्रांतिकारी कौन है विश्व में? नारद जी। नारद जी की क्या विशेषता है? सबको आत्मस्वरूप आत्मी जानते हैं। रावण के यहाँ भी पूजा उनकी, और राम जी के यहाँ भी पूजा, चापलूस नहीं है। और हिरण्यकशिपु के यहाँ भी पूजा, प्रहलाद के भी यहाँ पूजा, युधिष्ठिर जी के यहाँ भी पूजा, और कंस के यहाँ भी पूजा। कौन सा गुण है? सबको आत्मस्वरूप और आत्मी समझते हैं, और दैवी संपत्ति के उत्कर्ष के लिए स्वस्थ व्यूहरचना करते हैं। तो स्वस्थ क्रांति का स्वरूप क्या है? हिरण्यकशिपु के शासन काल में ही, अराजकता पूर्ण शासन काल में ही उसके शासन को निरस्त करने वाला उसी का बेटा खड़ा कर दिया, प्रहलाद जी को। और अंत में हिरण्यकशिपु का शासन उच्छिन्न हो गया, प्रहलाद राजा बना दिए। ये नारद जी की भूमिका है नहीं। उसके बाद किसकी भूमिका है? भृगु जी की। व्यन के शासन काल में ही व्यन को निरस्त करने के लिए हुंकार से शब्द बना दिया। पुत्रेष्टि याग, विष्णु याग के द्वारा उसका जन्म हुआ था। भुजदंडों में जो वैष्णव तेज सन्निहित था, उसका मंथन करके पृथु जैसा राजा चाहिए था, जैसी रानी चाहिए थी, प्रकट कर ली।
ये कौन हो गए? भृगु जी। उसके बाद कौन आए? वशिष्ठ जी। रावण के शासन काल में ही राम जी को प्रकट कर दिया, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने प्रकट कर दिया। रावण का शासन निरस्त करके राम जी को राजा बना दिया। उसके बाद कौन आए? व्यास जी। व्यास जी ने क्या किया? कंस आदि के शासन काल में ही भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया, पांडवों को प्रकट किया, सब में तो भूमिका इन्हीं की थी। अब कंस आदि के शासन को छिन्न करके पांडवों को राजाधिराज बना दिया। अब कलयुग में भगवान शंकराचार्य ने क्या किया? बौद्धों के शासन काल में ही मंडन मिश्र आदि को तैयार कर दिया, सुधन्वा को तैयार करके बौद्ध शासन को विध्वंस करके और सुधन्वा को राजाधिराज बना दिया। आगे नवरत्नों ने विक्रमादित्य के माध्यम से ही काम किया, आगे चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त के माध्यम से ही काम किया, आगे समर्थ रामदास जी ने शिवाजी के माध्यम से ही काम किया। हो गया ना। विपरीत शासन काल में क्या करना चाहिए? शासन को निरस्त करने वाला व्यक्ति तैयार कर लेना चाहिए और अंत में उसको शासन सौंप देना चाहिए। व्यक्ति कहें, टोली कहें, टीम कहें, वर्ग कहें। हो गया।